Good afternoon and Jain to all. Am I audible? Good afternoon, Rush, me, Jain, Sachin Tendulkar. आवाज आ रही है? बताइए, आवाज आ रही है? जय हिंद एमएन। तो क्या हालचाल सभी के? सब बढ़िया, मजे में? सब मजे में हो ना? जैन सुरभि, गुड आफ्टरनून श्रेया। आफ्टरनून। आफ्टरनून सही है। चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना? आज अपन क्या पढ़ेंगे भाई? आज अपन पढ़ेंगे स्प्रिंग फोर्स एंड एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आप बोलोगे सर ये तो एनसीईआरटी में नहीं है ना, तो स्प्रिंग फोर्स आपको एनसीईआरटी में मिलेगा ना, आपको एसएचएम मिलेगा, मतलब 9th 10th के एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, हायर क्लासेस में मिल जाएगा। अब ये चैप्टर बीच में कैसे घुसा दिया? क्योंकि ये चैप्टर से क्वेश्चन आता है ना, एक बाउंसर आता है यहाँ से। जैसे कि इस बार आपकी सी एनडी में है। अब ऐसा है कि सिर्फ एनडी में आता है, नहीं, सीडीएस में भी पूछता है, सीपीएफ में भी पूछता है। क्वेश्चंस दिखाऊंगा आपको। तो अपन टारगेट कर रहे हैं 10/10 का, तो वैसा पढ़ना भी पड़ेगा ना 10/10। इसलिए स्प्रिंग फोर्स पढ़ रहे हैं। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। बाकी आप पेजेस से भी आइडिया लगा सकते हैं, 19 पेजेस है टोटल, तो छोटा सा चैप्टर ही होगा। बट इस छोटे से चैप्टर में बहुत कुछ है जानने को। तो फोकस करना, फोकस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लिए चीज़ें नई होगी तो आपको ऑब्वियस सी बात है डिफिकल्ट लगेगी फर्स्ट इंस्टेंस में। तो क्लास स्टार्ट करें। जय हिंद सुधांशु, अंकित, कोमल। क्लास स्टार्ट करें। आज बच्चे कम कैसे आए हैं भाई? फिजिक्स में कम आते हो और उसमें ज़्यादा आते हो, इकोनॉमिक्स में ज़्यादा आते हो। फिजिक्स का डर लगने लगा है क्या? स्टार्ट करें, ठीक है चलो। अभी फोकस करना है यहाँ पे। स्प्रिंग फोर्स के बारे में बात करूंगा पहले, उसके बाद में अपन पेंडुलम वगैरह पे चलेंगे। आज पेंडुलम मस्त घुमाएंगे, है ना, एकदम गोल गोल, एकदम फुल घुमा देंगे। उस पे किसको बिठाएंगे? देवगन को बिठाएंगे। तो देवगन को बिठा के एक नए स्टंट करेंगे अपन, क्योंकि अपने को क्या बनानी है? सिंघम 3 बनानी है। तो फोकस करना है यहाँ पे। पहले स्प्रिंग फोर्स को समझते हैं, तभी तो आप पेंडुलम समझ पाओगे। वैसे पेंडुलम में कोई स्प्रिंग नहीं होती है, पहली बात, ठीक है ना? बट टॉपिक रिलेटेड है कहीं ना कहीं दोनों। ठीक है, चलिए फोकस करो, फोकस फोकस फोकस। फोकस होना चाहिए। येलो कलर पहना करो, है ना, अपनी स्क्रीन का येलो कलर रखा करो, फोकस बढ़ेगा। ठीक है। नाउ स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? अगर आपको याद हो तो, नहीं याद है तो कोई बात नहीं है, मैंने पढ़ाया था ये आपको कि ये क्या होता है? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। क्या होता है आपका? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। याद है कि नहीं है? याद है ना भाई सभी को? कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। अब स्प्रिंग देखो, स्प्रिंग जो होती है, आपने एक स्प्रिंग ली भाई, ठीक है ना, गाड़ी वाड़ी से निकाल लेना। बचपन में बहुत किया होगा, अगर गाड़ी लाते थे तो उससे क्या करते थे? मोटर सबसे पहले निकालते थे और उसके बाद में स्प्रिंग निकालते थे। ये आपकी एक दीवार है, इससे मैंने क्या बांध रखी है? एक स्प्रिंग बांध रखी है। स्प्रिंग कुछ ऐसी होती है ना, ऐसे। ये होती है स्प्रिंग। ठीक है। और इसके आगे मान लो मैंने कुछ ना कुछ बांध रखा है, एम मास का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट बांध रखा है। ठीक है। अब ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग नॉर्मल लेंथ में आपके, है ना, मतलब एकदम स्टैंडर्ड लेंथ में है ना, तो आपने इसको खींच रखा है ना, कोई बात। अब मैंने क्या किया? इस स्प्रिंग को, मैंने क्या किया? इस स्प्रिंग को ऐसे खींच दिया, इधर की साइड क्या कर दिया? ऐसे खींच दिया। इस मास को इधर खींच के क्या कर दिया? इसको खींच दिया। अब इस स्प्रिंग को खींचा, ये जो एक्सटेंशन हुआ, एक्सटेंशन देखो कितना हुआ? इतना हुआ ना एक्सटेंशन। आपका एक्सटेंशन कितना हुआ? इतना हुआ। ठीक है ना?
इस एक्स लेंथ का क्या हुआ, एक्सटेंशन हुआ। अब एक बात बताओ, जब स्प्रिंग को खींचोगे, देखो सारी चीजें फिजिक्स में प्रैक्टिकल चीजें होती है, जब स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग किधर फोर्स लगाएगी। देखिए हर स्प्रिंग का ना एक कांस्टेंट होता है, क्या होता है, के कांस्टेंट होता है। जैसे आपका जेनेटिक मटेरियल में क्या होता है भाई, डीएनए होता है ना, कांस्टेंट सब में डीएनए होता ही है, वैसे इसका कांस्टेंट क्या होता है, के होता है। अच्छा स्प्रिंग को खींचोगे तो स्प्रिंग क्या लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी अपनी तरफ, ये वापस इसी शेप में आने की कोशिश करेगी ना। आपने देखा होगा स्प्रिंग अंदर की तरफ आपको खींचेगी, अगर आपने इसको बाहर की तरफ खींचा है तो ये स्प्रिंग अंदर की तरफ खींचेगी। तो एक क्या लगेगा, अंदर की साइड में एक अपोजिंग फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, एक अपोजिंग फोर्स लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा। ठीक है ना, ओके। अब देखो आपने एक्सटेंशन किस डायरेक्शन में किया, इस डायरेक्शन में, और फोर्स किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो ये फोर्स का डायरेक्शन अपन डायरेक्शन के साथ लिखते हैं फोर्स, तो फोर्स क्या लग रहा है, नेगेटिव एफ लग रहा है। और ये फोर्स ऐसा फोर्स है जो क्या कर रहा है, इसकी वापस जो पोजीशन थी वही रिस्टोर करने में लगा है, तो इस फोर्स को क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं भाई, रिस्टोरिंग फोर्स। समझ गए। तो सिंपल सी बात है भाई, कोई भी स्प्रिंग को आप खींचोगे तो स्प्रिंग आपने इधर खींची, इधर आपने एक्सटेंशन किया, बट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जो कि क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, इसलिए मैंने क्या लगाया, नेगेटिव लगाया, क्योंकि डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। अब यही स्प्रिंग देखो, अगर आप दबाते, अगर इसको दबाते तो फोर्स कहाँ लगता, बाहर की साइड लगता, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पे ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है ना, ये जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, ये कब लगता है, जब आप स्प्रिंग को क्या करते हो, स्ट्रेच या कंप्रेस करते हो, स्ट्रेच या कंप्रेस करते हो। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो फोर्स होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव ऑफ माइनस एक्स के। ये जो आपने एक्स लेंथ खींचा ना, इसके नेगेटिव के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेगेटिव के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है ना। अब एक चीज सोच के देखो, जितना ज्यादा आप इसको खींचोगे, जितना ज्यादा आप इसको खींचोगे उतना ज्यादा फोर्स होगा ना, तो फोर्स देखो क्या होने वाला है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाला है। ये नेगेटिव क्यों लगाया आपने ने, नेगेटिव इसलिए लगाया कि ये दिखाने के लिए कि फोर्स क्या लगेगा, इस एक्स लेंथ के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। तो ये जो फोर्स होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू दी नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट के नेगेटिव के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और जब जब प्रोपोर्शनल हटाते हो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, तो यहाँ से एक फोर्स आ जाता है, फोर्स इक्वल्स टू क्या आ जाता है, माइनस के एक्स। क्या आ जाता है, फोर्स इक्वल्स टू माइनस के एक्स। जहाँ पे ये कांस्टेंट क्या आता है ना, इसी को बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। इसी को क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। अब यहाँ से एग्जाम में देखो एक क्वेश्चन तो ये बन सकता है कि भाई बताइए फोर्स क्या होता है, तो फोर्स देखो आपकी क्या होता है, नेगेटिव ऑफ माइनस एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ पे ये जो के होती है इसकी यूनिट पूछ सकता है, यूनिट देखो क्या हो जाएगी, इसकी न्यूटन होगी, एक्स नीचे जाएगा मीटर, तो के की यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा ये के किस किस पे डिपेंड करता है, वैसे तो देखो के आपका कांस्टेंट होता है। ये एक तो देखो थिकनेस पे डिपेंड करता है, ये जो स्प्रिंग है ना इसकी थिकनेस पे डिपेंड करता है। इसके डायमीटर पे डिपेंड करता है, मतलब इसके ये जो सर्कल से कितने बड़े हैं। और एक इसके देखो मटेरियल पे डिपेंड करता है कि स्प्रिंग किस चीज से बनी है, आयरन से बनी है, कॉपर से बनी है, किस से बनी है, तो उस क्वालिटी पे भी तो डिपेंड करेगा ना। ठीक है। तो इन तीन चीज पे क्या करता है, आपका स्प्रिंग कांस्टेंट के डिपेंड करता है। ठीक है जी, ओके, फाइन। अब एक फैक्ट आपको याद रखना है, क्या याद रखना है, अगर मान लो कोई आपका क्या है भाई, ये मान लो आपने दीवार है, ठीक है, और ये हो गई भाई एक स्प्रिंग, ये हो गई स्प्रिंग। इससे मान लो मैंने कोई ना कोई मैंने क्या अटका दिया, मास एम अटका दिया, मेरे को पता करना है ये मास कितना होगा, इस स्प्रिंग का कांस्टेंट मान लो के है। तो मैं ये जो मास मैंने लटका रखा है मेरे को पता करना है ये कितना है, मैं कैसे पता कर सकता हूँ, देखो दो तरीके पता करने के। एक तो इस मास को आपने क्या किया, ऐसे लटका के छोड़ा, तो ये स्प्रिंग आपको पता है ऐसे क्या करेगी, ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगी, ऐसे ऊपर नीचे जाएगी थोड़ी देर तक, है ना। तो ये जो ऑसिलेशन पीरियड है ना, कितनी बार ऑसिलेट करता है, इससे क्या कर सकते हो, एक तो मास पता लगा सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि ये जो आपने मास लटकाया, एक तो देखो नहीं मास लटकाया था तब इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, और एक आपने मास लटकाया तो आपको पता है कुछ ना कुछ एक्स लेंथ क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन हो जाएगा। तो ये जो एक्सटेंशन हुआ है ना, इससे भी आप क्या पता लगा सकते हो, मास पता लगा सकते हो। ठीक है ना। बट यही चीज अगर आप स्पेस के अंदर कर रहे हो, स्पेस स्टेशन में कर रहे हो मान लो, तो वहां पे आपके सिर्फ फर्स्ट वाले रूल से क्या कर सकते हो, आप पता लगा सकते हो। ठीक है ना, फर्स्ट वाले रूल से क्या कर सकते हो, पता लगा सकते हो। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, थोड़ा फोकस करना अगेन यहाँ पे, यहाँ से न्यूमेरिकल आ सकता है, अभी तक तो नहीं है बट आ सकता है। ठीक है ना, देखो बाउंसर आएगा ना एक, तो यहीं से आएगा उठ के इस बार। इस बार हाई चांस है कि आपके सीडीएस में ये पूछ ले, सीडीएस या सीपीएफ में, क्योंकि पूछा नहीं है काफी टाइम से। अब देखो जो स्प्रिंग होती है ना, अगर आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर अगर आपने पढ़ा है पहले कभी,
तो आपको एक चीज याद रखा, अपन रेजिस्टेंस को क्या करते थे, पैरेलल कनेक्ट करते थे, सीरीज कनेक्ट करते थे, याद है किसी को? जब सीरीज कनेक्ट करते थे, मान लो पहले का रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे का R2 है, तो अपन बोलते थे R1 + R2। और पैरेलल करते थे तो क्या करते थे, 1/R इक्वलेंट होता था 1/R1 + 1/R2। यहाँ पे भी आप क्या कर सकते हो, स्प्रिंग को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हो। बस फर्क इतना है, यहाँ पे ये जो टोटल कांस्टेंट के निकालोगे ना, मान लो पहले स्प्रिंग का कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2, तो टोटल कांस्टेंट सीरीज में निकलेगा जो वहां पे पैरेलल वाला निकलता था, मतलब 1/K इक्वलेंट होगा 1/K1 + 1/K2। और वहीं पैरेलल में कितना होगा, पैरेलल में होगा K1 + K2, मतलब पैरेलल में तो सीधा सीधा जोड़ दो भाई, और सीरीज में क्या करो, 1/K1 + 1/K2 1/K3, ऐसे क्या करते जाओ, जोड़ते जाओ, ऐसे क्या करते जाओ, आपके जोड़ते जाओ। ठीक है ना? एक और रिलेशन याद रखना, ये जो के होता है और स्प्रिंग का जो मास होता है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है कि भाई √K/m, √K/m, इसका वैल्यू आपके किसके बराबर होता है, ओमेगा के बराबर होता है। ठीक है ना? ओमेगा को क्या कहते हैं अपन, ओमेगा को कहते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्या कहते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? अभी ये थोड़ी देर में आपको दिखाएगा दिखाएगा मैं वापस। ठीक है जी, ओके। तो ये जो अपना स्प्रिंग कांस्टेंट आया, हुक्स लॉ क्या कहता है, जब आप स्प्रिंग को क्या करोगे भाई, स्ट्रेच करोगे तो ये फोर्स क्या होगा आपके, -(x) के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी को अपन क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ भी बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना? देखो जितना ज्यादा स्ट्रेच करो, देखो आपने 1x स्ट्रेच किया तो इतना फोर्स था, मान लो आपने डबल स्ट्रेच किया तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2F हो जाएगा। तो जितना ज्यादा स्ट्रेच करोगे ना, उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, आपका फोर्स हो जाएगा। ठीक है ना? अब यही चीजें देखो यहाँ लिखिए कि स्प्रिंग को अगर सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, मान लो पहले का कांस्टेंट K1 है, दूसरे का K2, तो क्या हो जाएगा, 1/K इक्वल्स टू 1/K1 + 1/K2। इफ स्प्रिंग इज कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्टेड है तो क्या हो जाएगा भाई, आपके K1 + K2। अब एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे आपको याद रखनी है, कोई भी स्प्रिंग है, अगर आपने उसको खींच दिया, उसके अंदर क्या हो जाती है, आपके पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है ना? उसके पोजीशन के कारण क्या आ जाती है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है, क्योंकि आपने क्या किया भाई, पोजीशन चेंज किए। तो वो जो पोटेंशियल एनर्जी आती है ना, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आती है, वो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद रखना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ सकता है, ये होता है -12KX²। माइनस क्यों आया, क्योंकि ये नेगेटिव एनर्जी होती है, वापस रिस्टोर करने का काम करेगा। के आपका कांस्टेंट है और एक्स आपने जो लेंथ खींची है, वो एनर्जी क्या हो जाएगी, इसके अंदर फिल हो जाएगी। तो इतनी आपकी क्या होगी, उस स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है ना? ओके। अगर मान लो कोई स्प्रिंग आपके पहले से थोड़ी सी स्ट्रेच थी, आपने उसको और स्ट्रेच किया, तो आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, मतलब टोटल पोटेंशियल एनर्जी उसमें कितनी हो जाएगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। सेम ही चीज है, देखो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा -(½ K X फाइनल का स्क्वायर -(½ K X इनिशियल का स्क्वायर, एक्स इनिशियल का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी आपके कुछ जगह क्या हो सकता है, यूज हो सकता है। ठीक है ना? अब एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो जरा, एक और इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये वाले क्वेश्चन का जरा आंसर बताओ, थोड़ा सा लॉजिक लगा के आंसर बताना। ये आपने क्या है भाई, एक दीवार है, ठीक है, इस दीवार से मैंने क्या बांध रखी है, एक रस्सी बांध रखी है, जिसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग बोलते हैं। ये स्ट्रिंग मैंने इसके बांध रखी है, और ये कौन है आपका, ये है अनुभव। अनुभव क्या कर रहा है, इसको खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है, खींच रहा है। अब जब ये खींचता है तो ये रस्सी क्या होगी, एकदम स्ट्रेच होगी, एकदम स्ट्रेच होगी, और इसके अंदर जो फोर्स लगेगा, इसको क्या बोलते हैं अपन, टेंशन फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग के अंदर जो फोर्स लगता है ना, इसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। जितना ये फोर्स इधर लगाएगा ना, उतना इसके अंदर क्या होगा, टेंशन फोर्स होगा। ठीक है? अब मैंने क्या किया, इसके बीच में मान लो ऐसे एक ब्लॉक लटका दिए, ये कितने भी मास के हो सकते हैं, मैंने एक ब्लॉक लटका दी। तो बताओ ये, अगर ब्लॉक लटकाऊंगा तो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी ना आपकी स्ट्रिंग। अनुभव को कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको एकदम सीधा करने के लिए, आपके अकॉर्डिंग कितना फोर्स लगता है आपको? अगर मैंने बीच में ब्लॉक लटका दी, थोड़ा सा ये देखो यहाँ पे टिल्ट कर जाएगी रस्सी, तो इसको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा इसको एकदम स्ट्रेच करने के लिए? एनीवन, गेस वर्क लगा लो चाहे। हाँ जी, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? अब यहाँ पे थोड़ा इल्यूजन आ जाता है, तो याद रखना इसको, डायरेक्ट इसको इनफाइनाइट फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर इस केस में कोई भी चीज अगर आपने बीच में लगा दी ना भाई, तो इसको इनफाइनाइट फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी ये क्या हो पाएगी, आपकी एकदम स्ट्रेच दिखेगी। अब आप बोलोगे सर मैं तो खींचता हूँ, मेरे को तो एकदम स्ट्रेच दिखती है, वो एकदम सीधी नहीं होती है, उसमें थोड़ा सा बेंट होता है ना, माइनर एरर होता है। इसको इनफाइनाइट फोर्स लगाना पड़ेगा एकदम, इसको क्या करने के लिए, स्ट्रेच करने के लिए। ठीक है ना भाई? ओके। तो टेंशन फोर्स समझ लो जरा क्या है।
टेंशन फोर्स समझ लो आपकी क्या है। ओके, तो ध्यान रखना आपके जब भी ऐसे वैल्यूज देते ना, तो अगर आपको सीरीज में पूछ ले तो क्या हो जाएगा, 1/k इक्वलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3, जितना भी आपको दिया उतना हो जाएगा। और इस केस में कितना हो जाएगा आपके k इक्वलेंट इक्वल्स टू ये हो जाएगा k1 प्लस k2 प्लस k3। ठीक है ना। अभी जरा टेंशन फोर्स समझ लो क्या है, टेंशन फोर्स क्या होता है। टेंशन फोर्स ना आपके, आपने लिफ्ट पढ़ा था ना, कुछ वैसा सही कंसेप्ट है। ठीक है, ये मान लो एक रस्सी है, ये मान लो आपकी क्या है भाई, ये एक रस्सी है। इस रस्सी से मान लो मैंने 10 किलो का क्या लगा रखा है भाई, 10 किलो का नीचे लटका रखा है आपके, क्या मास लटका रखा है। ठीक है ना, इस रस्सी में। और इस रस्सी को ऊपर से बांध रखा है मैंने। अब बांधा भी हो सकता है, लिफ्ट में भी लटका हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब जब ये नीचे फोर्स लगेगा, अपने को पता है नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा, 100 न्यूटन। कितना फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, 100 न्यूटन। जो इसमें टेंशन होगी ना, वो टेंशन कितनी हो जाएगी, 100 न्यूटन। कितनी हो जाएगी, 100 न्यूटन हो जाएगी, 100 न्यूटन। बट सपोज करो, बट अब क्या करो, सपोज करो ये रस्सी, ये रस्सी क्या आ रही है भाई, लिफ्ट की तरह। जैसे लिफ्ट वाला कंसेप्ट याद है, लिफ्ट की तरह क्या हो रही है आपकी, ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रही है। ए एक्सीलरेशन मतलब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रही है। अब इसका देखो वेट कितना होगा, मतलब इसमें टेंशन कितना लगेगा। टेंशन हमेशा अपोजिट लगेगा जिधर आपका दूसरा फोर्स लगता है। तो अब जो टेंशन लगेगा ना, वो टेंशन कितना लगेगा, ये लगेगा टेंशन इक्वल्स टू 10 10 - 5। ए एक्सीलरेशन माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखो नीचे जा रहा है तो ग्रेविटी कम लगेगी ना, तो कितना लगेगा, 15 न्यूटन। कितना लगेगा, 15 न्यूटन। वहीं देखो अगर ये ऊपर जाता आपके, अगर ये क्या जाता आपके ऊपर जाता, 10 कीजिए। सपोज करो ये कहाँ जा रहा है आपके, टेंशन टी लग रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है आपकी, है ना, ए एक्सेलरेशन ऊपर जा रहा है। तो आपकी क्या हो जाएगा इस केस में, टेंशन हो जाएगा 10 + 5, 10 + 5 × 10, कितना आ जाएगा, जो कि 150 न्यूटन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 150 न्यूटन आ जाएगा। तो ये चीज भी आपको क्या रखनी है भाई, ध्यान रखनी है। ओके, वहीं अगर सपोज करो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, किससे जा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अपने को पता है एक्सेलरेशन 0 होता है, तो इस केस में देखो कितना लगेगा, 100 न्यूटन आपका क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। 100 न्यूटन क्या लगेगा, टेंशन लगेगा। वही देखो सारे केसेस आपके लिफ्ट वाले केसेस है सारे के सारे। ठीक है, तो ये तो रखना आपको रिस्टोरिंग फोर्स के बारे में ध्यान। अब देखो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे ये देखो, ये है CDS 2 2018 का क्वेश्चन। आंसर बताओ जरा इसका, आंसर बताइए इसका। क्या आंसर हो जाएगा, बोला है दो लोग है भाई, एक रस्सी को पकड़े हुए हैं, है ना, दो लोग आपके, संतरा और बंतरा, दोनों के क्या क्या कर रखा है भाई, आपकी एक रस्सी को पकड़ा हुआ है, और बीच में क्या लगा रखा है आपके, 20 किलो का मास लगा रखा है। ठीक है, अब इसके कारण देखो रोप में क्या होगा, थोड़ा डेविएशन होगा, तो इन दोनों को कितनी पावर लगानी पड़ेगी, कितनी स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी कि क्या हो जाए आपकी रस्सी एकदम स्ट्रेट हो। तो मैंने क्या बताया, इनफाइनाइटली लार्ज लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये कभी स्ट्रेट होगी नहीं। चलो ये बताओ, ये देखो एक और CDS 2 2016 का, तो कभी कभी बाउंसर मारता है, देखो इसे, कभी कभी क्या मारता है भाई, बाउंसर आता है आपके यहाँ से। द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ ए स्प्रिंग डिपेंड्स ऑन, स्प्रिंग कांस्टेंट किस किस पे डिपेंड करता है, किस किस पे करता है, थिकनेस पे करता है, डायमीटर पे करता है स्प्रिंग के, और उसके मटेरियल पे करता है। ठीक है ना। चलिए ये देखिए ND1 2018 का है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन ए वाइब्रेटिंग पेंडुलम। कोई पेंडुलम वाइब्रेट कर रहा है, वाइब्रेशन तो एक तरीके से स्प्रिंग जैसा ही हो गया ना, तो वाइब्रेटिंग पेंडुलम है तो उस पर कौन सा फोर्स काम करेगा। देखो जो पेंडुलम आपके लटका होता है, पेंडुलम देखा है ना भाई, घड़ियों के अंदर लटका होता है ऐसे, ये पेंडुलम देखो ऐसे ऊपर जाएगा नीचे आएगा वापस यहीं आ जाता है, क्यों आ जाता है यहीं वापस, आप स्विंग से भी समझ सकते हो। तो किसके कारण होता है, रिस्टोरिंग फोर्स के कारण। क्योंकि देखो ये ऊपर जाएगा, वापस नीचे आएगा,
क्योंकि यहाँ पे रिस्टोर करने का वापस कोशिश करेगा ग्रेविटी, है ना। ग्रेविटी क्या कर रहा है, रिस्टोर करने का कोशिश कर रहा है। जैसे ऊपर जाता है ग्रेविटी कहता है वापस आप नीचे गए, जैसे ऊपर जाएगा ग्रेविटी कहेगा वापस नीचे आओ। चलो ये वाला बताओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। एक ही चीज है, बताओ जरा। ऐसे चम अभी आप पढ़ोगे, बट इसका आंसर वैसे भी दे सकते हो। Force acting is directly proportional to the displacement from the mean position and is in same direction. Force acting is directly proportional to the displacement from the mean position and is in opposite direction. Now see, जो फोर्स लगता है वो फोर्स क्या लगता है, अपने को बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस एक्स के। माइनस क्या शो करता है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होता है, प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है ना। अभी बात करते हैं एसएचएम। ठीक है ना। ये ऐसे ही समझ लो लास्ट टॉपिक है। इससे अगली स्लाइड तो है वो तो छोटी सी है, मतलब 3 ही स्लाइड है टोटल। बट मेन स्लाइड आपकी ये है, तीसरी वाले में तो कुछ है ही नहीं वैसे। मेन आपका ये है, इसको ध्यान से देखो। ठीक है ना, क्योंकि ये एकदम ही न्यू टॉपिक आपके लिए। वैसे तो पिछले वाला भी न्यू ही था, ठीक है। नाउ सी, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, व्हाट इज एसएचएम। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज ए टाइप ऑफ ऑसिलेटरी मोशन अबाउट ए मीन पोजिशन एज टू एंड फ्रो। देखो बेस्ट आपको समझाता हूँ। आपने मान लो रबड़ लिया, रबड़ जानते हो ना सभी लोग, वो रबड़ जो आप मिठाई के चारों तरफ लपेटते हो, देखते हो ना। वो जो रबर होता है, ठीक है ना, वो जो रबर होता है भाई, ये एक अंगुली हो गई मैंने इसमें डाल रखा है और दूसरा आपके इस अंगुली में डाल रखा है। अगर मैं इस रबर को देखो ऐसे खींचूंगा, खींच के मैंने छोड़ा, तो ये रबर आपको पता है ऐसे क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ऐसे ऐसे क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा। ये क्या हो गई, इसकी मीन पोजीशन हो गई, है ना। ये क्या हो गई, मीन पोजीशन। इसके ऊपर नीचे देखो क्या करेगा, ये वाइब्रेट करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो इसको बोलते हैं टू फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो। इसी को क्या बोलते हैं, टू फ्रो मोशन बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, टू फ्रो मोशन। ये जो टू फ्रो मोशन होती है ना, इस मीन पोजीशन के अराउंड, इसी मीन पोजीशन पे देखो आपकी क्या हो रही है, टू फ्रो आपकी क्या हो रही है, मोशन हो रही है। इसी को बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसी को क्या बोलते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं। तो ये जो पॉइंट हो गया, इसको क्या क्या बोलते हैं, मेन पॉइंट। इसको बोलते हैं मेन पॉइंट। ठीक है ना, ओके। अब ये जो मोशन होती है ना एसएचएम की, ये जो मोशन हो रही है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये मोशन कैसी होती है, पीरियोडिक मोशन होती है। पीरियोडिक मतलब हर एक आपके पीरियड के बाद में क्या करता है, खुद को रिपीट करता है। हर एक पीरियड के बाद में क्या करता है, रिपीट करता है। तो एसएचएम में भी तो देखो आपकी रिस्टोरिंग फोर्स ही लग रहा है ना। तो एसएचएम में क्या लगता है भाई, आपके रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या लगता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है। ओके। अब एक और चीज देखो, पीरियोडिक मोशन और एसएचएम दोनों अलग चीज है, दोनों को सेम मत बोलना। एसएचएम क्या होता है, ये जो टू फ्रो मोशन हो रहा है ना, इसको बोलते हैं एसएचएम। ठीक है। पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है, सपोज करो एक सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे एक लड़का है, कौन है, लड़का नहीं है लड़की है, श्रेया। श्रेया क्या करती है, इस ग्राउंड के आपके चक्कर लगाने स्टार्ट करती है। ये मान लो हर 10 मिनट में क्या करती है, एक चक्कर लगाती है। 10 मिनट में क्या करती है, एक चक्कर लगाती है। फिर 10 मिनट, फिर 10 मिनट। तो देखो हर 10 मिनट बाद में इसकी मोशन क्या हो रही है, रिपीट हो रही है ना। ये जो आपकी मोशन रिपीट होती है ना, कुछ टाइम पीरियड के बाद में, कुछ टाइम पीरियड बाद में ये मोशन वापस रिपीट होती है। इसी को बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। इसी को क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो एसएचएम मोशन ऐसा ही कुछ मोशन है जो क्या करता है, खुद को रिपीट करता है। खुद को क्या करता है, रिपीट करता है। तो अपन ये बोल सकते हैं ना यहाँ पे कि सारे के सारे पीरियोडिक मोशन, जैसे ये देखो ये एसएचएम नहीं है ना। तो सारे के सारे पीरियोडिक मोशन आर नॉट एसएचएम। सारे के सारे क्या नहीं होते हैं, आपके एसएचएम नहीं होते हैं। बट सारे के सारे एसएचएम आपके क्या होंगे भाई, पीरियोडिक होंगे, है ना। सारे के सारे क्या होंगे आपके एसएचएम, क्या होंगे, पीरियोडिक मोशन होंगे। ठीक है ना, बात समझ में आ गई ना। अब ये जो पीरियोडिक मोशन में ये जो आपकी डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब सीडीएस में ये इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। अभी मैं आपको ये जो नीचे मोशन पढ़ाऊंगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सीडीएस के लिए। बाकी सीडीएस वाले जिन्होंने साइंस के उनको तो ध्यान रखना ही है, बट मेरे को नहीं लगता इतना डिटेल में पूछेगा। बाकी यार सीडीएस का भरोसा नहीं है, मैं तो यूपीसी का विश्वास करता नहीं हूँ। तो ये जो एक्स डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है, इसको अपन डिफाइन करते हैं ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पे ए क्या होता है, एम्पलीट्यूड।
एम्पलीट्यूड मतलब, एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? जैसे देखो ये क्या आपका पेंडुलम है भाई, ठीक है ना, ये पेंडुलम है। पेंडुलम में भी देखो टू फ्रो मोशन होती है आपकी, पेंडुलम में भी क्या होती है, टू फ्रो मोशन होती है ना। यहाँ गया यहाँ गया, अगर मान लो स्विंग, मान लो पेंडुलम, मान लो एक झूला है भाई, झूले को मैं यहाँ लेके गया, ठीक है। अब यहाँ लेके गया, आप यहाँ से छोड़ोगे तो ये वापस कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, ठीक है। फिर देखो वापस आएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा, फिर वापस आएगा। ये क्या हो गई, मीन पोजीशन, तो इसको बोल देता हूँ x=0। ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो आपकी जाती है ना, ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस आती है, ये मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस कितनी है आपकी, -a है, और पॉजिटिव की तरफ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, +a। ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस जाती है ना, डिस्प्लेस होती है, इसी को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसी को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। क्या हो जाएगा भाई, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं अपन एम्पलीट्यूड, ठीक है ना भाई। ओके, अभी थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करना, मोशन ऑफ पेंडुलम पे जाने से पहले थोड़ा सा इधर वाले पॉइंट को देख लो, इधर वाले पॉइंट को देख लो, ये स्पेशली आपकी एनडी के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अभी देखो आपने क्या पढ़ा, एक फॉर्मूला पढ़ा, x=a sin ω t - kx। अब इसमें जितनी भी टर्म्स हैं उनको समझते हैं, कौन सी टर्म क्या है। ए जैसे आपको समझ में आ गया, एफ एक्स आपको समझ में आ गया, एक्स क्या है भाई, डिस्प्लेसमेंट, एक्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ए आपको समझ में आ गया क्या है, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। अब ये ओमेगा क्या है, के क्या है, के भी अपने को पता है क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। ओमेगा क्या है, देखो सबसे पहले ओमेगा समझो, ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2πf, ये होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। एफ क्या है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, जब फ्रीक्वेंसी को आप 2π से मल्टीप्लाई कर देते हो ना, तो उसको बोलते हैं अपन एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और उसको डिनोट करते हैं ओमेगा से, ठीक है ना। तो ओमेगा क्या है यहाँ पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओके, आगे जाके भी पढ़ोगे और अभी भी समझ लो, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में आपका एक रिलेशन होता है कि फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू होता है 1/t, 1 टाइम पीरियड। मतलब ये जो भी ऑब्जेक्ट है, इसको पूरा एक ऑसिलेशन करने में, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, क्या भाई, टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन, वन रिवोल्यूशन जितना इसको टाइम लगता है ना, उसी को बोलते हैं टाइम पीरियड। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1/t होता है। अब देखो फ्रीक्वेंसी की जगह मैं 1/t पुट कर सकता हूँ, तो ओमेगा की जगह क्या पुट कर सकता हूँ, 2π/t भी पुट कर सकता हूँ, 2π/t। या फिर ये भी बोल सकता हूँ t इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके, 2π/ओमेगा हो जाएगा, 2π/ओमेगा। अच्छा, ओमेगा के एक और फॉर्मूला याद रखना, क्या होता है भाई, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू होता है k/m। क्या होता है, ये वही वाला है, देखो थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, क्या होता है, √k/m, तो स्क्वायर लगाया दोनों तरफ, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू k/m। तो आप ये भी बोल सकते हो k इक्वल्स टू क्या होता है, m ओमेगा स्क्वायर होता है। तो एक ये भी फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब अगर देखो आपको क्या करना है, इससे वेलोसिटी डिराइव करना है, तो क्या करोगे, dx/dt कर दोगे। ये सिर्फ एनडीए वालों के लिए, सीडीएस वालों के लिए नहीं है ये वाली बात, ठीक है ना। वेलोसिटी कैसे निकाल लोगे, डिफरेंशिएशन करोगे टाइम के रेस्पेक्ट में, तो वेलोसिटी निकल जाएगी। जैसे इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो ओमेगा टी है, टाइम के रेस्पेक्ट में करोगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा, ए कोस ओमेगा टी माइनस के एक्स। एसिलेरेशन निकालना है तो एक बार और करो तो क्या आ जाएगा, -ω² ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये एंड सीडीएस वालों को ध्यान नहीं रखना है, सीडीएस वालों को देखो क्या ध्यान रखना है, ये याद रखना है, ये रट लेना भाई, ये रट्टा ही मारना आपको, ठीक है ना। कोई भी आपकी क्या हो भाई, एसएचएम मोशन हो, कोई भी आपकी क्या हो रही है, सिंपल हार्मोनिक मोशन मोशन हो रही है, उसमें जो ऑब्जेक्ट होगा ना, उसकी जो वेलोसिटी होगी ना, वेलोसिटी, ये वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा √a² माइनस एक्स स्क्वायर। ओमेगा आपको पता है क्या है, ए क्या है, एम्पलीट्यूड, एक्स क्या है, कितना उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जितना जिस डिस्प्लेसमेंट डालोगे उस टाइम की क्या निकल जाएगी, उसकी वेलोसिटी निकल जाएगी। और अगर आपको एसिलेरेशन निकालना है तो ये क्या होता है फॉर्मूला, -ω²x। ये भी एग्जाम में आ चुका है, ये वाला फॉर्मूला एनडी के अंदर आ चुका है। एसिलेरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, -ω²x। एक्स अगेन यहाँ पे क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है ना। दो फॉर्मूले और है जो आपको याद रखने हैं, एक और क्या फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी होता है आपका पता है, ½ mv², सभी को पता है ना, ½ mv² होता है। ये v की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, देखो यहाँ पुट करूंगा तो क्या आएगा, देखो हाफ m, ओमेगा का स्क्वायर करोगे तो ओमेगा स्क्वायर, और इसका स्क्वायर होगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा a² माइनस एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा, a² माइनस एक्स स्क्वायर। अब ओमेगा स्क्वायर को देखो आप के भी पुट कर सकते हो, तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, हाफ के a² माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपके किसका फॉर्मूला भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है।
आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। कितना होता है? हाफ के एक्स स्क्वायर। और अगर टोटल एनर्जी पूछ ले, टोटल एनर्जी मतलब दोनों का सम कर दो, देखो सम करोगे हाफ के स्क्वायर हाफ के एक्स स्क्वायर, तो माइनस के एक्स स्क्वायर इससे कट जाएगा, कितना आएगा? हाफ के ए स्क्वायर। यहाँ पे देखो एक इंटरेस्टिंग चीज है, मैंने क्या बोला था आपको पिछली क्लास में, टोटल मैकेनिकल एनर्जी हमेशा क्या रहती है आपकी? कंजर्व्ड रहती है, कांस्टेंट रहती है। यहाँ पे भी देखो कांस्टेंट आई है। सी काइनेटिक एनर्जी जैसे जैसे एक्स इंक्रीज डिक्रीज होगा, आपको पता है चेंज होने वाला है। पोटेंशियल एनर्जी एक्स जितना इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, चेंज होने वाला है। बट यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड ए है, ए तो भाई कांस्टेंट रहने वाला है ना, मैक्सिमम लिमिट तो आपकी कांस्टेंट रहने वाली है, तो इसकी वैल्यू तो हमेशा क्या रहने वाली है आपकी? फिक्स रहने वाली है। हमेशा क्या रहने वाली है इसकी वैल्यू? फिक्स रहने वाली है। तो यहां से आपको एक ग्राफ याद रखना है, ग्राफ भी आपसे पूछ लेते हैं, चलो ग्राफ की बाद में बात करता हूं, पहले मोशन ऑफ एसएचएम देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं समझा ना तो आप एग्जाम में क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसको ध्यान से समझना, ठीक है ना? अब एक चीज देखो भाई, अब एक चीज देखो जरा, ठीक है? आपका मान लो कोई भी पेंडुलम है, पेंडुलम ही समझ लो, ये आपका क्या है? एसएचएम के अंदर है, ये आपका एसएचएम के अंदर है। मैंने इसको ऐसे एसएचएम के अंदर चलाया आपकी, तो ये देखो इधर जाएगा माइनस है, इधर आएगा आपका प्लस है, ठीक है? अब थोड़ा ना दिमाग लगाना, मतलब इसको प्रैक्टिकल वे में सोचना, तभी ये आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है? मैं देखो इसको लाइन पे क्या बनाता हूँ, एक बार ड्रॉ करता हूँ, लाइन पे ड्रॉ मतलब इसको लाइन के बेसिस पे क्या करता हूँ समझता हूँ। ये मान लेते हैं कि आपकी मीन पोजीशन है, जहां से आपका पेंडुलम स्टार्ट हो रहा है, बीच वाला, और इधर जाएंगे तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस ए। और ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका? एक्स इक्वल्स टू प्लस ए वाला हो जाएगा, एक्स इक्वल्स टू प्लस ए वाला आपका क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। अच्छा, अब एक चीज सोचिए जरा, ये पेंडुलम ऐसे घूम रहा है, ये पेंडुलम क्या कर रहा है? ऐसे घूम रहा है। एक बात बताओ, ये पेंडुलम जैसे 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 ऊपर जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है ना? आपका पेंडुलम कहाँ पहुंच जाएगा भाई? यहाँ पहुंच जाएगा। आपका पेंडुलम कहाँ पहुंच जाएगा? यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है जी। ओके, ग्रुप पे क्या देखना है, क्या हुआ? क्या दिक्कत हुई भाई ग्रुप वालों को? वेब नहीं चल रहा है क्या? चल तो रहा है, और कैसे चलाना है? क्लास शो कर रहा है, सब कुछ शो तो कर रहा है। हाँ जी अखंड जी, क्या नहीं चल रहा है? सब तो चल रहा है। वेबसाइट, वेबसाइट से कौन कौन देख रहा है भाई क्लास? वेबसाइट पे सब शो कर रहा है, और एप्लीकेशन में भी कर रहा है। चलो देखो यहाँ पे फोकस करो वापस, अभी बीच में डिस्टर्ब मत करना। अब यहाँ पे देखिए आपका मेन पोजीशन क्या है भाई? जीरो है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सट्रीम आपका माइनस ही हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस ही हो जाएगा। अब एक चीज सोच के देखो, ये जो आपकी पेंडुलम वाली बॉल है ना, ये बोब, इसको क्या बोलते हैं भाई? बोब बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बोब। इसका मास मान लो क्या है? स्मॉल एम है। ये देखो जब ऊपर जाएगा, यहाँ जाएगा जाएगा जाएगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी ना, ठीक है? इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। और यहाँ पे जाते जाते यहाँ पे फाइनली आपकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। फाइनली वेलोसिटी यहाँ पे क्या हो जाएगी आपकी? जीरो हो जाएगी ना, क्योंकि तभी तो देखो वापस मोशन में आएगा इधर। जैसे जैसे ऊपर गया नीचे फोर्स लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स लगता जाएगा, इसकी वेलोसिटी फाइनली क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है? जीरो होती है ना? सिमिलरली देखो ऐसे पूरा घूम के वापस आएगा, यहाँ पे भी देखो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या होनी है? जीरो होनी है। अब देखो ये ऊपर से ऐसे घूम के आएगा एकदम स्पीड में, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। ये जो मेन पोजीशन है, यहाँ पे देखो एकदम स्पीड से आ रहा है, स्पीड से आ रहा है, स्पीड से आ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम होगी। इसके बाद में अगेन देखो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि देखो रिस्टोरिंग फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा, तो डिक्रीज हो जाएगी। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ मिलेगी आपको? मैक्सिमम वेलोसिटी मिलेगी यहाँ पे। वेलोसिटी क्या होती है? मैक्सिमम होती है यहाँ पे। समझ में आया ना? ठीक है। अब वेलोसिटी का तो अपने को आइडिया लग गया। अब एसिलरेशन का भी थोड़ा सीन देख लेते हैं, एसिलरेशन का भी सीन देख लेते हैं। अपने को पता है एसिलरेशन उस डायरेक्शन में लगेगा जिस डायरेक्शन में अपना क्या लग रहा है? नेट फोर्स लग रहा है। और फोर्स अपने को पता है डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी, सोच के देखना एक बार,
जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगी डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और मैंने क्या पढ़ाया था, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। तो जितना ज्यादा ये एक्स की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा फोर्स लगेगी। तो यहाँ पे देखो फोर्स क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम लगेगा। तो एसिलरेशन भी यहाँ पे मैक्सिमम लगेगा ना। तो यहाँ पे जो एसिलरेशन लगता है ये मैक्सिमम लगता है, और कहाँ लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। फिर देखो वापस आएगा, यहाँ पे अपने को पता है ये मेन पोजीशन पे पहुंच गया तो कोई फोर्स ही नहीं लगेगा। तो यहाँ पे फोर्स क्या लगेगा, आपके जीरो लगेगा। तो एसिलरेशन भी क्या होगा, जीरो होगा। और यहाँ पे देखो अगेन आपके मैक्सिमम लगेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम है। तो यहाँ पे अगेन आपका एसिलरेशन क्या लगेगा, मैक्सिमम लगेगा। तो एक्सट्रीम पॉइंट्स पे एसिलरेशन क्या लगता है, मैक्सिमम लगता है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। मास तो देखो यार कहीं भी जाओ कांस्टेंट रहने वाला है। तो किस पे डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी पे। अब काइनेटिक एनर्जी देखो, अगर अपन एक्सट्रीम पॉइंट यहाँ पे बात करें तो वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी। यहाँ पे देखिए वेलोसिटी मैक्सिमम है, तो यहाँ पे भी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। और यहाँ पे देखो अगेन जीरो है, तो यहाँ पे क्या होने वाली, जीरो। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी तो एकदम उल्टा होता है भाई काइनेटिक एनर्जी का। जहां पे ये जीरो होगा वहां पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगा, यहाँ पे जीरो होगा, यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फिर बात करते हैं अपन टोटल एनर्जी की। और टोटल एनर्जी भी अपने को पता है भाई, टोटल एनर्जी तो हर जगह क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। सेम ही रहने वाला है, कांस्टेंट कांस्टेंट एंड कांस्टेंट। हर जगह क्या रहने वाला है, आपके कांस्टेंट ही रहने वाला है। ये तो कभी चेंज नहीं होगा ना, ये तो कभी आपके चेंज नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है, पूरा माइंड के अंदर रखना है सिनेरियो। यहीं से आपके एग्जाम में क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। कौन सी वाली ऐप नहीं चल रही है, आईफोन वाली नहीं ये जो आईओएस वाली नहीं चल रही है, कि ये वाली नहीं चल रही है, अपनी एंड्रॉइड वाली नहीं चल रही है। कौन सी नहीं चल रही है ये बताओ। कौन सी नहीं चल रही है अखंड। बताओ जल्दी। हो गया, अरे ऐसे थोड़ी होता है यार, पहले तुम लोग क्लास डिस्टर्ब करते हो फिर बोलते हो कि हो गया। बताओ तो सही, मेरे को पूरा इशू बताओ फिर। ठीक है चलो, अभी यहाँ पे फोकस करना, ठीक है ना। आईओएस नहीं चल रही है, अच्छा, ठीक है। चलो अभी यहाँ पे फोकस करो। अब देखो एनर्जी का भी मैं थोड़ा सा आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई जगह है क्या, यहाँ बना के दिखा देता हूँ। तो यहाँ से देखो, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ अराउंड ए लाइन, एक लाइन के अराउंड क्या करता हूँ, एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। ये ग्राफ थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है ना। देखिए ये हो गया आपका मेन पोजीशन, ये क्या हो गया, मेन पोजीशन। ठीक है ना, ये हो गया मेन पोजीशन। अब मेन पोजीशन है, अपने को पता है भाई कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई आपकी, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। तो ये मान लो जीरो वाली जगह है आपकी। और जब आपकी मेन पोजीशन पहुंचता है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। और फिर आपकी अगेन क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे क्या आ जाती है, जीरो। ये हो गई काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ। ठीक है, ये किसका ग्राफ है, टोटल एनर्जी। ये तो कांस्टेंट रहने वाला है, टोटल एनर्जी तो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। और वहीं पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये काइनेटिक एनर्जी का एकदम उल्टा बनेगा। यहाँ पे इसकी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यहाँ पे जीरो होती है, और यहाँ पे ये क्या होता है आपका, अगेन मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ मैक्स है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपका मैक्स है, और यहाँ पे अगेन आपका पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मैक्स है। तो ये ग्राफ भी थोड़ा माइंड के अंदर रख लेना। यहाँ पे देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या, जीरो। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी सॉरी काइनेटिक एनर्जी आपका क्या होता है, जीरो। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी अगेन क्या होता है, जीरो। बाकी टोटल एनर्जी तो देखो कांस्टेंट रहता है, सेम ही रहता है थ्रू आउट द जर्नी। ओके, अब चलिए इसका आंसर बताइए।
अरे भाई, ये वाला देखो जरा, इसके लिए एक पिक्चर नहीं दिया, आपके एग्जाम में पिक्चर आई थी, देखो सीडीएस में क्वेश्चन आता है, तो ये मत सोचना कि सीडीएस में क्वेश्चन नहीं आता है। इस भ्रम वाले जमाने को छोड़ दो, ठीक है ना। अभी देखो इसमें एक पिक्चर दी हुई है आपको, इस तरीके से मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। और ऐसे आपके क्या हुए, अलग अलग पोजीशंस दिखाई हुई है आपको एक बोब की, ठीक है। ऐसे अलग अलग पोजीशंस दिखाई हुई है। ये छोटे मोटे आपको दिख रहे होंगे, बट सारे सेम है, ठीक है ना, अलग अलग नहीं है, एक ही चीज है, ठीक है। इसका नाम है पी, इसका नाम है क्यू, इसका नाम है आर, इसका नाम है एस, इसका नाम है टी। तो आप बताओ, ये 5 पोजीशन है एक ही आपकी किसकी, बोब की, तो बताइए कौन सा आपका सही स्टेटमेंट है, बताओ जरा। क्या होगा, सी होगा। नाउ सी आपको बोला है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। द पेंडुलम हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट पी एंड टी। क्या पी और टी पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होगी? नहीं भाई, एक्सट्रीम पॉइंट्स पे तो मैक्सिमम होगी, तो पहला तो गलत है। द पेंडुलम हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट पोजिशन क्यू एंड एस। क्यू एंड एस पे थोड़ी होगी मिनिमम, मिनिमम तो आर पे होगी। द पेंडुलम हैज मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी एट आर, आर पे देखो कितनी होती है, अपने को बताया 0 होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका सी। बाकी अगर मान लो ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा होता, आपका ग्रेविटी पढ़ा होता, तो भी थोड़ा आइडिया लगा सकते थे कि भाई जितना ज्यादा हाइट पे होगा, जितना ज्यादा ऊंचाई पे होगा, उसकी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो इसकी हाइट देखो सबसे कम है, नीचे से देखो सबसे कम है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम होनी चाहिए थी। तो आप वैसे भी आइडिया लगा सकते थे अगर ये चैप्टर नहीं पढ़ा होता। चलो ये वाला बताओ, ND2 2016 का क्वेश्चन है। आप कुछ एक पार्टिकल है, उसका डिस्प्लेसमेंट एक्स और एक्सेलरेशन का क्या दिया आपको, रिलेशन दिया है। तो बोला इनमें से कौन सा आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता था, क्या दिला दूं आपको, ये होता था ओमेगा स्क्वायर एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अब बताओ जरा, बताओ इसका आंसर। ना देखो, मैंने आपको फॉर्मूला ये लिखाया था, ठीक है ना। अब पहले वाले में देखो आपका एक्सेलरेशन क्या दिया है, प्लस का 3x। मैंने साइन आपको क्या बताया, माइनस आएगा तो प्लस तो आ नहीं सकता, ये एलिमिनेट। इसमें भी देखो प्लस आ रहा है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता, होगा तो सी या डी में से। एक्स पे देखो कोई स्क्वायर है क्या, कोई स्क्वायर नहीं है एक्स के ऊपर, एक्स आपका सिंगल आएगा। ओमेगा तो कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है ना। एक्स पे स्क्वायर नहीं आना चाहिए। एक्स पे देखो यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखो एक्स पे स्क्वायर नहीं आ रहा है और आगे माइनस भी आ रहा है। ओमेगा स्क्वायर मतलब 3 है, ओमेगा स्क्वायर मतलब कितना आपका 3 है, तो ओमेगा मतलब कितना, √3 है। तो ये वाला ऑप्शन आपका हो सकता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, डी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है एग्जाम में। ये देखो CAPF 2020 का क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मोशन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। क्या आंसर हो जाएगा, मैंने आपको पढ़ाया था, सारे के सारे सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके पीरियोडिक मोशन होते हैं।
बट सारे के सारे पीरियोडिक मोशन जरूरी नहीं है आपके सिंपल हार्मोनिक हो। तीसरे में बोल रहा है कोई रिलेशन ही नहीं है। चौथा बोल रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड पीरियोडिक मोशन डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अंडरगोइंग द मोशन। चलो, अब ये लास्ट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, देख लो, इस बार एनडीए से यहीं से क्वेश्चन आया था। ये है फाइनल टॉपिक। एक फॉर्मूला पढ़ाना है बस आपको यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से न्यूमेरिकल आ जाता है। देखो ये जो पेंडुलम है, इस पेंडुलम को आप घुमाते हो ऐसे, इसका ये जो टाइम पीरियड होगा, इसका ये जो टाइम पीरियड होगा, ये जो टाइम पीरियड होता है ना, ये किस किस चीज पे देखो डिपेंड करता है। एक तो देखो किस पे डिपेंड करता है, ये जो बोब है इसका मास मान लो क्या है, एम है, ठीक है ना। और ये जो स्ट्रिंग आपने लगा रखी है, लंबाई लगा रखी है, इसकी लेंथ मान लो कितनी है आपकी, कैपिटल एल है, कैपिटल एल। और नीचे क्या लग रहा है, जी ग्रेविटी लग रहा है। जी क्या लग रहा है आपका, ग्रेविटी लग रहा है। अगर अर्थ है तो जी लगेगा, अगर मून है तो जी/6 लगेगा। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ना, इसका टाइम पीरियड, ये टाइम पीरियड ध्यान रखना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके किसके, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये टाइम पीरियड का स्क्वायर आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है ना। टाइम पीरियड का स्क्वायर लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और यही टाइम पीरियड का स्क्वायर आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, ग्रेविटी के। तो यहां से देखो आपकी एक फॉर्मूला क्या बन जाता है कि टी स्क्वायर क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके रूट किसके, टी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, रूट L/G। देखो मैंने स्क्वायर का रूट इधर लगा दिया। तो एक फॉर्मूला आ जाता है, जब इसको आप इसको प्रोपोर्शन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा 2 पाई। तो ये फॉर्मूला बन जाता है कि ये जो टाइम पीरियड होगा ये होगा आपका फॉर्मूला 2 पाई रूट L/G। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से क्या क्या चीज आपको पता चली कि ये जो टाइम पीरियड होगा ना इस बोब का, ये जो बोब है इसका टाइम पीरियड होगा, एक तो इसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है। देखो जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा टाइम पीरियड, जितनी ज्यादा लेंथ उतना ज्यादा टाइम पीरियड। और ग्रेविटी का क्या क्या होगा, ग्रेविटी के इन्वर्सली होगा। ग्रेविटी पे डिपेंड कैसे करेगा, जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना कम टाइम पीरियड, जितनी ज्यादा ग्रेविटी उतना कम आपका क्या होगा, टाइम पीरियड होगा, ठीक है ना। मास पे देखो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ये जो आपने बोब लटका रखा है इसका मास कितना भी हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये जो आपने लटका रखा है ना भाई बोल सी, इसको कितना भी मास हो इससे कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी लटका दो, 100 किलो 200 किलो कितना भी लटका दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना किस किस चीज पे डिपेंड करता है, लेंथ पे करता है, ग्रेविटी पे करता है। अब एक चीज देखो, आपने हीटिंग लॉ पढ़ा होगा। जब कोई चीज आपकी हीट होती है ना, कोई चीज हीट होती है, स्ट्रिंग वगैरह हो गई, जैसे आपने देखा होगा ये जो आपके खंबे लगे होते हैं, है ना, बिजली वाली पोल्स लगी होती हैं, इन पे जो तार होते हैं ये गर्मियों के अंदर ऐसे ढीले हो जाते हैं, गर्मियों के अंदर ऐसे ढीले हो जाते हैं ऐसे। वही सर्दी के अंदर क्या रहते हैं आपके, एकदम सीधे रहते हैं। एक्चुअली हीट के कारण क्या हो जाते हैं, ये थोड़े लंबे हो जाते हैं, मतलब लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो मान लो अगर आपके कोई पेंडुलम है, उसको आपने टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पे रख रखा है, उसकी लेंथ मान लो L है। तो अगर आप इसको 10 डिग्री सेल्सियस पे रखोगे ना, मतलब टेम्परेचर ज्यादा पे रखोगे, तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो देखो अगर लेंथ इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो लेंथ इंक्रीज होगी, लेंथ इंक्रीज होगी तो अपने को बताया टाइम पीरियड इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर का भी देखो सीधा सीधा क्या आपका रिलेशन है, टेम्परेचर का भी क्या है, आपके टाइम इसके टाइम पीरियड के साथ सीधा रिलेशन है। जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्या होगा, आपका टाइम पीरियड होगा, ठीक है ना। सो इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज लेंथ इंक्रीजेस स्लाइटली, सो टाइम पीरियड इंक्रीजेस। सो टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करता है, लेंथ ग्रेविटी एंड टेम्परेचर। मास ऑफ द बोब पे डिपेंड नहीं करता है। एक ये पॉइंट भी ध्यान रखना, टाइम पीरियड इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पे भी क्या नहीं करता, आपके डिपेंड नहीं करता है फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड, अगर एम्पलीट्यूड की वैल्यू क्या है, छोटी है। क्योंकि यहाँ पे जो नेट फोर्स लगता है ना बोब पे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके डिस्प्लेसमेंट के, वही -x वाला, ठीक है ना। तो अगर एम्पलीट्यूड छोटा है तो आपके टाइम पीरियड एम्पलीट्यूड पे भी क्या नहीं करता है, डिपेंड नहीं करता है। अब चलिए ये क्वेश्चंस देख लो बस, न्यूमेरिकल है, जरा ट्राई करो, देख के घबराना नहीं, घबराओगे तो आगे कैसे बढ़ोगे। पढ़ो पहले पूरे क्वेश्चन को। आपको बोला द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैविंग लेंथ L एंड मास m is given as t if the length of the pendulum is increased to 4L। अगर लेंथ देखो 4L कर दूं और मास को डबल कर दूं, तो बताइए नया टाइम पीरियड क्या होगा। क्या होगा भाई, ना उसी अपने को बताया, जो पहला वाला टाइम आपका पेंडुलम होगा उसका टाइम पीरियड होगा आपके इक्वल्स टू 2 पाई रूट आपके L/G। मास पे तो डिपेंड ही नहीं करता ना,
मास का तो कोई मतलब ही नहीं है, कितना भी कर दो। अब दूसरा वाला जो टाइम पीरियड होगा टी डेज, दूसरा वाला पेंडुलम, उसका कितना हो जाएगा? देखो लेंथ हो गई है 4L, और जी तो अभी भी वही है, जी तो अभी भी वही है, मास बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने को पता है। तो 4L देखो, अपने को पता है रूट निकालोगे 4 को तो 2 बाहर आ जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 2 × 2 पाई रूट एल बाई जी। तो पहले वाले का देखो क्या हो गया, डबल हो गया, तो क्या हो जाएगा 2T। आंसर हो गया बी। ठीक है ना? चलिए अभी इसका आंसर बताइए। A pendulum clock is lifted to a height where the gravitational acceleration has certain value g. Another pendulum clock of same length but of double the mass of the bob is lifted to another height where the gravitational acceleration is g by 2. The time period of the second pendulum would be. सेम सा ही क्वेश्चन है, बस ग्रेविटी देखो इस बार चेंज कर दिया आपका। अब हाइट का भी देखो कोई रिलेशन नहीं है अपने, और ना ही कोई मास का रिलेशन है, तो ग्रेविटी और लेंथ में देखो क्या सीन है ना। उसी एक पेंडुलम क्लॉक है जिस पे ग्रेविटी कितना लग रहा है, जी लग रहा है, लेंथ का तो देखो कोई सीन ही नहीं दिया, सेम लेंथ बोला आपको है ना, तो लेंथ का तो कोई सीन ही नहीं है। तो टाइम पीरियड देखो क्या होता है आपके, 2 पाई रूट एल बाई जी हो जाएगा पहले वाले का। ठीक है, दूसरे वाले का देखो टाइम पीरियड क्या होगा, दूसरे वाले का होगा 2 पाई, लेंथ देखो अभी भी वही है, और ग्रेविटी बोला आपको हाफ हो गई, तो ये हो जाएगा जी बाई टू, टू ऊपर चला जाएगा। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √2 × 2 पाई रूट एल बाई जी। ठीक है, तो पहले वाले का देखो कितना हो गया, √2T हो गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ये वाला बताइए भाई। Which one of the following statement regarding simple pendulum is correct? Simple pendulum has a time period independent of amplitude. अब ये मैंने आपको पढ़ाया था, किसके लिए इंडिपेंडेंट होता है, कौन सा एम्पलीट्यूड, फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड, है ना, जब जहां पे नेट फोर्स क्या हो जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपके डिस्प्लेसमेंट के। ये था इस बार का आपके एनडी का क्वेश्चन, सोल्व करो जरा। ND1 2025 का क्वेश्चन है। देखो वही सारी चीजें हैं कि लेंथ को 4 टाइम्स कर दिया है, मास को डबल कर दिया है, तो बताइए रेशियो क्या होगा न्यू टाइम पीरियड और पुराने टाइम पीरियड का। तो यहाँ पे देखिए, पहला वाला पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट एल बाई जी। दूसरे वाले में देखो क्या चेंजेस किए हैं आपके, नया वाला जो पेंडुलम होगा उसका लेंथ तो क्या कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया है, और मास में चेंज किया, मास में कुछ भी करो फर्क नहीं पड़ता है। तो ये तो क्वेश्चन रिपीट ही है एक्चुअली, है ना। अभी देखो थोड़ी देर पहले अपन ने किया था, ये क्या आया था, 2T आया था, पहला वाला देखो T था, नया वाला क्या आपके 2T है। तो आपसे रेशियो पूछा है, रेशियो ऑफ न्यू एंड प्रीवियस, न्यू का कितना है 2T है, प्रीवियस वाले का कितना था T था, तो आंसर क्या आ गया 2:1। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो ये CAPF का बताओ अभी। इफ द एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज वेरी स्मॉल, देखो बहुत छोटा होगा तो अपने को पता है एम्पलीट्यूड पे करेगा कि नहीं करेगा, आपको आप बताना। देन इट्स टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करेगा।
तो टाइम पीरियड किस किस पे करता है? टी का फॉर्मूला होता है 2 पाई √L/g। लेंथ पे करता है पेंडुलम के, ग्रेविटी पे करता है, मास पे नहीं करता है, एम्पलीट्यूड पे डज नॉट डिपेंड अपॉन द एम्पलीट्यूड। देखो डिपेंड नहीं करता ना, तो ये भी सही है, क्योंकि देखो यहाँ पे क्लियरली लिखा है वेरी स्मॉल, तो छोटे एम्पलीट्यूड पे नहीं करता, बहुत बड़ा एम्पलीट्यूड होता है तब करता है। तो देखो अगर 3 अगर आप एलिमिनेट भी करते ना, तो ये एलिमिनेट 1 और 2 तो आपके कंफर्म होना था, तो आंसर क्या होता? फिर बी होता, कोई और चारा ही नहीं बचता आपके पास। अब ये वाला देखिए, ND1 2023 का क्वेश्चन है। आपको माना कि एक यहाँ पे क्या लगा भाई, दीवार है, इस पे मैंने स्प्रिंग 1 लगाई है आपकी, और इसके नीचे दूसरी स्प्रिंग लगाई है S2, ठीक है ना। इस दूसरे स्प्रिंग के नीचे मैंने 10 किलो का मास अटकाया है। बताइए इस फर्स्ट वाले में इसका वेट कितना दिखाएगा और दूसरे वाले में इसका वेट कितना दिखाएगा? ये स्प्रिंग ऐसे मान लेना आपकी क्या है, दोनों आइडेंटिकल है और मास लेस है। जनरली क्वेश्चन देता है ना, अगर कुछ मेंशन नहीं करता है, तो अपन स्प्रिंग को क्या मानेंगे? मासलेस मानेंगे। मासलेस मतलब इनका कोई मास नहीं है। टेंशन वाला याद करो, टेंशन टेंशन। कितना हो जाएगा देखो, ये 10 किलो अटक रहा है, तो इसमें ये देखो नीचे लगेगा कितना, 100 न्यूटन, है ना। तो इसमें भी कितना दिखाएगा? 100 न्यूटन दिखाएगा, बट अपने को केजी में दे रखा है आंसर, तो इसमें कितना दिखाएगा? 10 kg दिखाएगा। अब टोटल देखो नीचे 10 kg लटका है, तो इसमें भी तो 10 ही kg दिखाएगा ना, इसमें भी 10 ही kg दिखाएगा, तो आंसर होगा आपका सी वाला, ठीक है ना। चलो ये बताओ अभी ये आपको नहीं पता होगा, ये 2014 का क्वेश्चन है। एक हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है ना, उसके बीच में जो मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होता है ना, ये ध्यान रखना, आपका क्या होता है? इलिप्स होता है। क्या होता है? एक इलिप्स होता है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बनता है भाई? एक इलिप्स बनता है, ये आपको याद रखना है, ओके। इसी के साथ क्लास क्या होती है आपकी? खत्म होती है। आज की क्लास जल्दी खत्म हो गई है ना। अब कल वाली, कल नहीं परसों वाली, मतलब मंडे वाली क्लास, मंडे वाली क्लास बहुत बड़ी होने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। इस बार मैक्सिमम क्वेश्चन ना आपके वहीं से आएंगे। कौन सा चैप्टर है पता है? साउंड। इस बार ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है ना। फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आएंगे, और न्यूमेरिकल भी मेरे को लग रहा है यहीं से निकलेगा, या तो यहाँ से निकलेगा, या फिर आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर है ना, वहाँ से निकलेगा। तो मंडे को रेडी रहना, ओके। अभी वो अपडेट करके देख लेना अखंड, फिर शायद चल जाए आप वाले में। ठीक है जी। बाकी करंट अफेयर्स आ जाएगा आपका 1-2 दिन में, ऑलमोस्ट रेडी है। बस फाइनल डिटेलिंग करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मंथ आपका करंट अफेयर्स का, क्योंकि काफ़ी मेजर इवेंट्स हुई है आपके जून के अंदर, ठीक है। चलिए फिर सेशन को करते हैं अभी एंड, क्योंकि मेरे को करना है करंट अफेयर्स पे काम। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ठीक है ना। इनको रिवाइज कर लेना, फिजिक्स रिवाइज कर लेना, ओके। हाँ, मैग्नेटिज्म बोरिंग चैप्टर आपका। ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद।